खबर है, बड़ा हादसा हो गया है। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में लोग आ गए और इस हादसे में 5 लोग कट गए। कस्बा के पास जुगबनी पूर्णिया रेलखंड के पास वंदे भारत ट्रेन से 5 लोग कट गए, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई है। एक और शख्स को इलाज के लिए जीएमसीएच पूर्णिया रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि यह लोग दुर्गा पूजा के विसर्जन के बाद अपने घर लौट रहे थे। तभी सुबह लगभग 4 बजे जोगबनी से पूर्णिया होकर पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन गुजर रही थी। 5 लोग इस ट्रेन की चपेट में आए। सभी मृतकों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच की है। ये तस्वीर उस घटना स्थल की है जहां पर यह हादसा हुआ है। कुमार प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर, न्यूज 18 संवाददाता। कुमार प्रवीण, कैसे ये हादसा हुआ, अभी अपडेट क्या? जी, ये जोगबनी पूर्णिया रेलखंड पर कस्बा के पास गुमटी नंबर KJ 19 के पास की ये घटना है। यवनपुर बड़ियाल रेलवे फाटक है, वहीं पे कुछ लोग मेला देखकर लौट रहे थे। सुबह में कुछ दुर्गा पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वहां से सुबह लगभग 4:45 बजे 4:40 में ये ट्रेन वहां से गुजरती है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि जोगबनी से आती है और पूर्णिया होते हुए पटना जाती है। उसी ट्रेन के चपेट में आ गए और जिसमें 5 लोग कट गए, जिसमें 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को जीएमसीएच लाया गया। जीएमसीएच लाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान कुल 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है और एक व्यक्ति का अभी भी इलाज चल रहा है, जीएमसीएच में भर्ती है, वो भी गंभीर है, उनका भी हाथ और पैर कट गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी शवों और घायलों को जीएमसीएच लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और इस बाबत हमारी बात स्थानीय रेलवे स्टेशन के पूर्णिया जंक्शन के रेलवे स्टेशन के अधीक्षक से भी बात हुई, मुन्ना कुमार से। उन्होंने बताया कि सुबह 4:40 पर यह घटना हुई है। वंदे भारत ट्रेन जोगबनी से पूर्णिया की ओर आ रही थी, जो पटना जाने वाली थी, और उसी दौरान ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, वो लोग पटरी पार कर रहे थे, पटरी पर ही चलते हुए वो अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी सामने से ट्रेन आई और 5 लोगों को कुचल दिया। जी। और इनकी पहचान और कुछ प्रशासनिक राहत? अभी सभी शवों को अस्पताल लाया गया है, वहां पर पोस्टमार्टम का प्रोसेस किया जा रहा है और जो मृतक हैं उनकी पहचान भी की जा रही है जी। और जल्द ही उनकी पहचान कर ली जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका प्रवीण। और देखिए, इस बीच पालीगंज से बड़ी खबर है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में मौत की बात सामने आ रही है, वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। संदिग्ध हालत में तीनों की मौत और तीनों सदस्य एक ही परिवार के पिता और 2 मासूम बेटों की मौत हो गई है। सिगोड़ी के करहरा गांव की घटना सामने आई है। फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका है। मरने वालों में पिता नीरज साव, पुत्र निर्मल कुमार और निर्भय कुमार शामिल है। अमरजीत शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमरजीत, 3 सदस्यों की मौत, क्या ये फूड पॉइजनिंग का ही मामला है या कुछ और? जिस तरह से अभी पुलिस ने जानकारी दिया है, जहां वहां के DPO हैं राज सिंह, उन्होंने बताया है कि जो है ये मौत फिलहाल जो है फूड पॉइजनिंग का है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या मामला है। ये गया जिला के रहने वाले हैं और यहाँ ससुराल में सिगोड़ी इलाके में जो करहरा गांव है, वहां पर जो है रहते थे और अपने 2 बच्चों के साथ भी रहते थे। मेला घूम करके आए थे, उसी दौरान जो है कुछ खाया, उसी से फूड पॉइजनिंग हो गया और तीनों की मौत हो गई। एक की मौत पालीगंज में हुई, जबकि 2 लोगों की पिता और पुत्र की मौत PMCH में हुई और एक बेटा जो है पालीगंज में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, वहां उसकी मौत हुई। तो तीनों की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि भी SDPO ने किया है। फिलहाल जो है 2 का शव PMCH में है और एक का जो है पालीगंज घर ले गए हैं परिजन और उसे ले जाकर पोस्टमार्टम भी पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। और इन तीनों में जो है नीरज साव की मौत हुई है, निर्मल कुमार और निर्भय कुमार, ये दोनों जो है बच्चे नीरज साव के हैं, इनकी भी मौत हो गई है और पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जी अमरजीत, इस परिवार में और भी कोई है जो कुछ और जानकारी दे पा रहा हो, आसपास के लोग? जी देखिए, ये जो गांव है काफी रिमोट एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, तो वहाँ जो है अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जहाँ पालीगंज में
मौत हुई, वहां से जानकारी मिली, पीएमसीएच से जानकारी जो मिली है उसके तहत ये बताया जा रहा है। चलिए बिल्कुल, तो बड़ी घटना सामने आई है अमरजीत, शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए इस बीच रांची से बड़ी खबर है जहां पर आदित्य साहू को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। तो झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू, झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी है। तो राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष। दिल्ली संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी अब आदित्य साहू के कंधों पर, अभी क्या जानकारी और आपके पास? जी हाँ, बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रदेश में अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है। उसी कड़ी में झारखंड में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आदित्य साहू की नियुक्ति की गई है। और पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त बनाए गए थे, रविंद्र राय, जो कि झारखंड बीजेपी के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त। उनकी जगह पर आदित्य साहू की नियुक्ति की गई है। तो निश्चित तौर पे झारखंड की राजनीति के हिसाब से और वहाँ के कास्ट इक्वेशन समीकरण के हिसाब से इसे बड़ा कदम माना जा रहा है कि झारखंड से जो राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू, उन्हें झारखंड बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। ये बड़ा फैसला हुआ है बीजेपी की तरफ से। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो संजय मयूख ने यह जानकारी भी साझा कर दी है। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष अब झारखंड से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू। और देखिए पटना से बड़ी खबर है जहां नीतीश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल की ये आखिरी बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 3:30 पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लंबित विकास कार्यों, मानदेय बढ़ोतरी, नई बहाली के पदों के सृजन, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। मौजूदा कार्यकाल की ये अंतिम बैठक मानी जा रही है। तो कई ऐसे लंबित कार्य हैं जिसको निपटाना है। अब कह सकते हैं कि सीईसी के आने के बाद से आचार संहिता भी लागू होगा और इससे पहले ये नीतीश कैबिनेट की बैठक और जो लंबित कार्य हैं उसको निपटाने की एक कोशिश होगी। और खास करके इस बैठक की अगर बात करें तो मानदेय बढ़ोतरी, नई बहाली के पदों के सृजन, महिलाओं के रोजगार पर बातचीत होगी और इस प्रस्तावों पर मुहर लग पाएगी। तो नीतीश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक, और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार महत्वपूर्ण बैठकें नीतीश कैबिनेट की होती रही और जिन योजनाओं की घोषणा की गई उन योजनाओं को धरातल पर भी उतारा गया। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलती रही, हरी झंडी दिखाई जाती रही और आज की भी बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कई जो निलंबित काम है या फिर घोषणाएं जो हुई हैं उसको अब मंजूरी देनी है, ये प्रस्ताव पास करने हैं। तो ऐसे में 3:30 पर जो ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी उस पर पूरे बिहार वासियों की भी नजर है और खास करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, काम है, उसको मंजूरी लगातार नीतीश कैबिनेट के पिछले कुछ बैठकों में मिल रहा है। तो इस बैठक से भी बड़ी उम्मीदें हैं कि नीतीश कैबिनेट की बैठक से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अलग अलग विभागों से जुड़े हुए पास होंगे। लेकिन खास करके महिलाओं के रोजगार से जुड़े अगर योजनाओं की बात करें या फिर मानदेय बढ़ोतरी की बात करें, नई बहाली पदों के सृजन की बात करें तो इस पर मुहर लग सकती है। और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन लगातार एक्शन में है और अब दिल्ली से जो खबर सामने आ रही है कि पर्यवेक्षकों के साथ जो आज बैठक होनी थी वो बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है। एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची को लेकर भी मंथन किया जा रहा है और बिहार के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ ही इलेक्शन कमीशन की बैठक हो रही है। सीईसी ज्ञानेश कुमार बैठक में मौजूद हैं
और जो एक फीडबैक है वो भी लिया जा रहा है और जो पर्यवेक्षक होंगे उनको इस काम में लगाया जाएगा ताकि ये चुनाव सही ढंग से कराया जा सके। चाहे सुरक्षा की अगर बात करें या फिर चुनाव के खर्चों की बात करें, ये पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी होती है। और बता दें कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनकी कामों को लेकर के समीक्षा है, ये मंथन है। और बता दें कि SIR की एक जो लंबी प्रक्रिया है वो भी बिहार में चली, तो इस पर भी मंथन किया जा रहा है। तो SIR के बाद जारी मतदाता सूची पर मंथन किया जा रहा है और इस बैठक में CEC ज्ञानेश कुमार बैठक में मौजूद है और माना यह जा रहा है कि 4 तारीख को CEC पहुंचेंगे भी। और अभी बिहार के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ ये इसी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। और देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज एक बार फिर से बिहार की लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आज ट्रांसफर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिए हैं। इस मौके पर महिलाओं की भागीदारी भी थी। उन्होंने नीतीश कुमार का, सरकार का आभार भी जताया है। आज बिहार के लिए बड़ा दिन था। आज 25 लाख महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये काफी अहम कदम माना जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका दीदियों से भी बात की। योजना का मकसद बिहार की आधी आबादी को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इस योजना की शुरुआत 20 सितंबर को हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जीविका दीदी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैंने आज के बाद जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा 6 तारीख को। आज तो 3 को बात कर रहे हैं, तो भी 3 ही दिन के बाद 6 तारीख को भी हो जाएगा। अब जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया। तो देखिए, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। अब इस पैसे ट्रांसफर के बाद से कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी किसी भी प्रकार की योजना को लागू करने से पहले उस पर सभी तरह के होमवर्क करते हैं और होमवर्क के अनुसार ही योजना को कार्यरूप देते हैं। महिला स्वरोजगार योजना के तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दूसरी किस्त के रूप में भेजा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस योजना से राज्य के महिलाओं के विकास के लिए उनके स्वरोजगार की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। जो कहा सो किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज राज्य की 75 लाख महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। इससे उनके जीवन स्तर में बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश बनेगी। दरअसल एनडीए की सरकार जो कहती है, जो निर्णय करती है, उसे पूरा कर दिखाती है। कांग्रेस या राजद सरकारों की तरह कुछ करने का जुमला नहीं फेंकती। बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिस तरीके से एनडीए सरकार की पहल है, निश्चित तौर पर आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः बिहार के 25 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे का ट्रांसफर किया है। इससे निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होगा और बिहार की महिला और सशक्त बनेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से लालू राज में बिहार की महिलाओं के साथ शोषण होता था। देखिए, बिहार की ग्रामीण महिलाएं पहले से ही माइक्रो फाइनेंस के मकड़ जाल में फंसी हुई हैं। ये छोटे छोटे फाइनेंसर जो हैं, इन्होंने महिलाओं को लोन दे दिया और उसके बाद उसकी वसूली के लिए इनको अपमानित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इनके घर का सामान उठा के ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एक और कर्जा महिलाओं के सिर पर लाद दिया। अब चूंकि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं तो महिलाओं में भी खुशी है। सीतामढ़ी की महिलाओं की अगर बात करें तो आज 75 हजार ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में सीधे पैसे मिले हैं। पैसे मिलने के बाद से महिलाएं उत्साहित हैं। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनाते हैं।
जारी की गई थी, उसमें लगभग 2.5 लाख महिलाएं थी। इनके खाते में 10,000 राशि अंतरित की गई थी और आज के कार्यक्रम में 74,403 महिलाओं को कुल 74 करोड़ से ऊपर की राशि का अंतरण किया गया है और पूरे राज्य भर में 25 लाख से अधिक महिलाओं को आज राशि का अंतरण किया गया। 1 करोड़ का ये आंकड़ा राज्य स्तर पे भी क्रॉस कर गया है। तो ये एक महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम लोग ये यही आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जाएगा। सीतामढ़ी में महिला रोजगार योजना के तहत आज दूसरी किस्त जारी कर दिया गया है। इसके तहत सीतामढ़ी समाहरणालय में एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिस समारोह के जरिए सीतामढ़ी जिले के कुल 74,000 महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीधे 10,000 रुपए की राशि भेजी गई है। पहली किस्त में कुल 2.5 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दी गई थी और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के डुमरा स्थित यह समाहरणालय की तस्वीर है, जहां जीविका दीदी बड़ी संख्या में मौजूद है, जो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने का काम कर रही है। बहुत खुश है हम नीतीश भैया से, हम बहुत खुश है। पैसा मिलेगा तो क्या कीजिएगा? बिजनेस करेंगे। बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और अभी नीतीश भैया ने जो महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिए हैं, उनमें बहुत खुशी महिला को हुई है। काम करेंगे और महिला लोग कर भी चालू कर रही है। इससे बहुत खुश है हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सोचा महिलाओं के लिए। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे उनका सड़कों के लिए बिजली फ्री करना और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी जो किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी समाहरणालय की यह तस्वीर है, जहां जीविका दीदियों में खुशी की लहर है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरी किस्त महिला रोजगार योजना को लेकर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से जीविका दीदियों में खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार बधाई दे रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। नवरात्र में मां की 9 दिनों की भक्ति आस्था के बाद अब वक्त विदाई का है और चूंकि वक्त विदाई का है तो सबकी आंखें नम भी है, लेकिन इस नम आंखों के साथ साथ माता का विसर्जन भी करना है और इसमें प्रशासनिक तैयारियां जो है रांची में वो पूरी कर ली गई है और आज शाम तक बता दें कि ये मूर्तियों का विसर्जन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो दोपहर से मूर्ति विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बता दें कि 12:30 से प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी। शहर के अलग अलग जलाशयों में आज शाम तक मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना है। प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है और पूजा पंडालों से लेकर के जलाशयों तक ये बड़ी धूम देखने को मिलेगी। तो विदाई की ये बेला। नवरात्र पर 9 दिनों की आराधना के बाद अब वक्त है मां को विदाई देने का और राजधानी रांची के तमाम पूजा पंडालों में आज विसर्जन जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे से यानी दोपहर के 12:30 बजे से पूजा पंडालों से मां की प्रतिमा को लेकर जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। अब राजधानी रांची में बड़ा तालाब हो या दूसरे जलाशय हो, वहाँ मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा, लेकिन विसर्जन से पहले जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है और उस दौरान प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रहेगी। लेकिन अभी भी राजधानी रांची के लोग जो हैं वो पूजा पंडालों में आ रहे हैं और हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के जिला स्कूल में, जो श्री राम लला समिति की जो यहाँ जो पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि पंडाल जो है अभी भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद जो दर्शन है माँ को जो कह सकते हैं आखिरी विदाई जो है। पंडाल में क्या देखा आप लोगों ने, क्या माँ को विदाई देने का वक्त आ गया? माँ का विदाई तो कल ही हो गया है। आज तो हम लोग केवल उनकी काया को देख रहे हैं। हम लोग तो यहाँ साज सज्जा ये सब देखने के लिए। कभी विदाई देने का वक्त नहीं आता, बिल्कुल नहीं। जीवन में कभी प्रतिमा को विदाई, प्रतिमा की विदाई बोले, हाँ प्रतिमा की विदाई तो। और माँ जब मायके आती हैं 9 दिन साथ में रहती हैं तो एक प्रतिमा को सांकेतिक विदाई दी जाती है। आपने सही कहा कि माँ को विदाई नहीं दी जाती, कि प्रतिमा को विदाई दी जाती है। जी हाँ, माँ तो हमेशा हम लोग साथ है और जो 9 रूप है उसी 9 रूपों में विभिन्न साथ हम लोग के साथ है। दुर्गा पूजा दौरान पूरा घूमे आप लोग? जी बिल्कुल, बारिश थोड़ा मजा कर दिया। देखिए अब जो तैयारी है मां की प्रतिमा को विदाई देने की तैयारी, और जाहिर है कि राजधानी रांची के पूजा पंडालों से 12:30 बजे से आपको जो है वो विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस दौरान जो कह सकते कि एक जो आम लोग जो निकलेंगे जुलूस के माध्यम से निकलेंगे लगातार यहाँ पर जो है, और जो जुलूस का शक्ल होता है विसर्जन वो काफ़ी भव्य होता है। लोग नाचते गाते माँ को विदाई देते हैं और जाहिर है कि आज जो
राजधानी रांची में तस्वीर होगी वो मां की प्रतिमा की विदाई की होगी और ऐसे में प्रशासन भी चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अमेरिका के सिएटल में महात्मा गांधी की जयंती पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया और इस विशेष समारोह में बिल गेट्स ने भी अपनी बातें रखी और महात्मा गांधी के कामों का जिक्र उन्होंने किया और बताया कि किस तरीके से महात्मा गांधी जो है वो समानता के लिए लड़ते रहे और कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। आपको सुनाते हैं बिल गेट्स क्या कह रहे हैं। His time. It's been fantastic to see and really wonderful thing for the Gates Foundation. It's the country that we do the most work in. We have our biggest office there. It's home to incredible innovation that's taking place. We've had a privilege of not only having a great office there, but some of our greatest partnerships with Awesome Premji, Tata Foundation, Nanda Nilekani, AJ Durham, all who's here with us today. All people who've really helped us out. और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़